Hello students, I hope you all are fine there. So students, in this audio I am explaining second chapter of your history book named New Kings and Kingdoms. Before starting this chapter, just remember India is not a small country. तो एक ही टाइम पीरियड में इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राजाओं का रूल रहा था. सो कन्फ्यूजन क्रिएट बिल्कुल नहीं करना है कि एक ही टाइम में इतने सारे किंग्स एक साथ रूल कैसे कर रहे थे. डेट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री. तो सारी डेट्स को नोट डाउन करते रहिएगा जिससे कि बाद में भी कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो. सो स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग बैक टू द चैप्टर. लास्ट ऑडियो में जैसे कि आपको बताया गया था कि भारत में मेडिएवल पीरियड की स्टार्टिंग 647 सी से हर्षवर्धन की डेथ के बाद से होती है. आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन हिज एम्पायर ब्रोक अप इनटू मैनी स्मॉल स्टेट एंड किंगडम्स. ये राज्य आपस में ही एक दूसरे की टेरिटरीज को जीतने के लिए युद्ध करने लगे. इसी समय में कई सारे न्यू वॉरियर्स उभर कर सामने आए जिन्हें सबऑर्डिनेट्स या फिर सामंत कहा जाता था. ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री में जब ये सबऑर्डिनेट्स किंग से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए और किंग से अलग होकर इन्होंने अपने आप को ही इंडिपेंडेंट रूलर अनाउंस कर दिया. समय बीतता गया और नदर्न और वेस्टर्न इंडिया के ऊपर राजपूत रूल करने लगे. फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ राजपूत किंगडम्स आर गुर्जर प्रतिहाराज ऑफ मंडौर, चौहान्स ऑफ अजमेर, परमार्स ऑफ मालवा. भारत के बाकी हिस्सों पर अलग अलग डायनेस्टीज का रूल रहा. ईस्टर्न साइड में पालाज रूल किया करते थे. राष्ट्रकूटाज और चालुक्याज डेक्कन रीजन के पावरफुल किंगडम्स थे, जबकि साउथ इंडिया के ऊपर पांड्याज, चोलाज और चेराज डायनेस्टीज का रूल था. सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द राजपूत एरा. राजपूत बिलोंग्स टू प्रेजेंट डे राजस्थान. राजपूतों ने भारत में एक विशाल राज्य स्थापित किया और अरब्स और टर्क्स के इन्वेजन से भी भारत की कई बार रक्षा की. इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन कल्चर को भी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया. इनका कंट्रीब्यूशन इन दोनों फील्ड्स में बहुत ज़्यादा था. इसीलिए इंडियन हिस्ट्री में 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच के टाइम को राजपूत पीरियड भी कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू अबाउट फर्स्ट राजपूत किंगडम नेम्ड गुर्जर प्रतिहाराज. नागवट फर्स्ट ने 730 सी में उज्जैन को जीतकर प्रतिहारा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया. इन्होंने इंडिया को अरब इन्वेडर से भी कई बार बचाया. इन्होंने 756 सी तक रूल किया था. आफ्टर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी नागवट सेकंड ने हर्षवर्धन की कैपिटल कन्नौज को जीत लिया. प्रतिहारा किंगडम किंग भोज फर्स्ट, जो कि नागवट सेकंड के ग्रैंडसन थे, उनके रूल में अपनी पीक पर पहुंचा. राजा भोज के रूल में गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी हिमालय के फुटहिल्स से लेके नर्मदा रिवर तक और बंगाल से लेके सिंध प्रांत तक फैल गई थी. आफ्टर रूलिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम 950 सी में गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी भी बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में टूट गई. 1019 सी में महमूद ऑफ गजनी ने कन्नौज को अपने कंट्रोल में ले लिया और इसी ब्लो के साथ गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी भी खत्म हो गई. नेक्स्ट राजपूत डायनेस्टी का नाम चौहान डायनेस्टी है. जब नॉर्दर्न इंडिया में गुर्जर प्रतिहाराज, पलास और राष्ट्रकूटा जैसे माइटी एम्पायर खत्म होने लगे थे, तो इस समय कुछ सबऑर्डिनेट्स की पावर जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और इन्होंने इन डायनेस्टीज के वीक रूलर्स को हरा दिया. ऐसे ही शुरुआत होती है चौहान डायनेस्टी की. 12th सी में अजयराज नाम के सबऑर्डिनेट ने खुद को गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी से अलग हो करके चौहान डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया और अजमेर को अपनी कैपिटल बनाया. अपने पीक टाइम में चौहान डायनेस्टी हरियाणा से लेकर अजमेर तक और ईस्ट में जयपुर से लेकर वेस्ट में जोधपुर तक फैल गई थी. इस डायनेस्टी के सबसे महान राजा पृथ्वीराज चौहान थे. पृथ्वीराज चौहान वॉज अ ग्रेट वॉरियर जो कि 1177 सी में राजा बने थे. इनके जीवन के बारे में पृथ्वीराज रासों में इनके दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने डिटेल में बताया है. 1191 सी में मोहम्मद घौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन भी कहा जाता है. पृथ्वीराज डिफीटेड द मोहम्मद घौरी. नेक्स्ट ईयर इन 1192 सी मोहम्मद घौरी अगेन अटैक द पृथ्वीराज चौहान एंड दिस टाइम पृथ्वीराज चौहान टेज द डिफीट एंड दिस बैटल इज नॉन एज सेकेंड बैटल ऑफ तराइन. इस युद्ध को इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है क्योंकि इसी युद्ध के बाद इंडिया में ऑफिशियली मुस्लिम रूल की स्टार्टिंग होती है. इसी युद्ध के बाद एक और राजपूत डायनेस्टी का युद्ध अंत हो जाता है. 10th और 12th सेंचुरी के बीच में एक और राजपूत डायनेस्टी जो इंडिया के मालवा रीजन के ऊपर रूल कर रही थी. इस डायनेस्टी का नाम परमार डायनेस्टी था. इस डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर का नाम राजा भोज था. इन्होंने 1010 सी से 1060 सी मीन्स अप्रॉक्स 50 ईयर्स तक रूल किया था. परमार डायनेस्टी की कैपिटल धार थी.
परमार डायनेस्टी ने 1305 सी तक रूल किया। 1305 में दिल्ली सल्तनत, इसके बारे में हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के रूलर अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीतकर अपने किंगडम में मिला लिया। अभी तक हमने जाना नॉर्थर्न रीजन के बारे में। नाउ आई विल टेल यू व्हाट वाज हैपनिंग इन बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा। बंगाल के लोगों ने 750 सी में गोपाल को अपना रूलर इलेक्ट किया। इनके बाद नेक्स्ट किंग धर्मपाल ने पाला डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया 775 सी में। धर्मपाल और उनके सन देवपाल की एवल लीडरशिप में पाला किंगडम ग्रू वेरी मच। बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी पाला किंगडम में इंक्लूड हो गई। 1023 सी में राजेंद्र चोला, जो कि चोला डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने पाला किंगडम के लास्ट रूलर महिपाल को हरा दिया। पालाज बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी को इन्होंने ही रिवाइव किया था, या कह सकते हैं कि रेनोवेट किया था। पाला डायनेस्टी के रूल खत्म होने के बाद सेना डायनेस्टी ने 1245 सी तक बंगाल के ऊपर रूल किया। इस टाइम पीरियड में मींस 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच टर्क्स और अफगान्स ने इंडिया के ऊपर कई बार अटैक किया। टर्क सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब थी जो अफगान्स के साथ नॉर्थ वेस्ट माउंटेन पासेज से होकर इंडिया में एंटर हुए थे। महमूद ऑफ गजनी, जो कि एक टर्किश इन्वेडर था, उसने इंडिया के ऊपर 1010 से 1026 सी के बीच में 17 टाइम्स अटैक किया और इंडिया को लूटा। गजनी ने कांगड़ा, मथुरा, कन्नौज, थानेसर और ग्वालियर के ऊपर कई बार अटैक किया और उन्हें खूब लूटा। महमूद ऑफ गजनी का लास्ट अटैक सोमनाथ टेम्पल के ऊपर था। महमूद ऑफ गजनी नेवर वांट्स टू रूल ओवर इंडिया। हिज एम वॉज टू इन्वेड इंडिया एंड टू मेक हिज सिटी गजनी द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड टर्किश इन्वेडर हु एक्चुअली वांट टू रूल ओवर इंडिया वॉज मोहम्मद घौरी। घौरी गजनी एम्पायर का जनरल था। 1160 सी में जब गजनी एम्पायर वीक होने लगा, तब घौरी ने अपने आप को गजनी प्रोविंस का इंडिपेंडेंट रूलर अनाउंस कर दिया। उसने मुल्तान, पेशावर और लाहौर को जीत लिया। इसी वजह से उसका सामना पृथ्वीराज चौहान से 2 बार, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में हुआ था। फर्स्ट टाइम में जहां मोहम्मद गौरी हार जाता है, वहीं सेकेंड टाइम में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। अब जो क्वेश्चन हमारे मन में आता है वो है कि व्हाट वर द रीजन्स कि राजपूत एम्पायर इतना शक्तिशाली होने के बाद भी मोहम्मद गौरी को नहीं हरा पाया। सो देयर वर 2 रीजन्स। फर्स्ट वॉज इंडियन आर्मी वॉज नॉट डिसिप्लिन्ड लाइक टर्किश आर्मी, एंड द सेकेंड एंड द मेन रीजन वॉज लेक ऑफ यूनिटी अमंग डिफरेंट राजपूत किंग्स। मीन्स जो सेम टाइम के अलग अलग राजपूत रूलर्स थे, उनके बीच में यूनिटी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किंग जयचंद, जो कि कन्नौज के राजा थे, अगर वो चाहते तो पृथ्वीराज चौहान की हेल्प सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में कर सकते थे। अगर वो हेल्प करते तो मोहम्मद गौरी शायद इस युद्ध को नहीं जीत पाता। इट मीन्स अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो कोई भी हमें नहीं हरा पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आई विल टेल यू अबाउट विच डायनेस्टीज वर रूलिंग ओवर डेक्कन रीजन एंड ओवर साउथ इंडिया। जहां नदर्न किंगडम्स स्ट्रगल कर रहे थे अरब्स और टर्क्स के इन्वेजन को रोकने के लिए, वहीं डेक्कन रीजन और सदर्न इंडिया ने इस टाइम में इकोनॉमिकली और कल्चरली काफ़ी प्रोग्रेस की। सदर्न इंडिया और सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया के कुछ हिस्सों पर 8th सेंचुरी से 10th सेंचुरी के बीच राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का रूल था। दांतीदुर्ग एस्टेब्लिश्ड राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इन 753 CE आफ्टर डिफीटिंग द चालुक्याज ऑफ बादामी। कृष्णा फर्स्ट 756 CE में नेक्स्ट रूलर बने। इन्होंने फेमस कैलाशनाथ टेम्पल जो एलोरा में है उसे बिल्ड करवाया था। ध्रुव धारवर्स की एवल लीडरशिप में राष्ट्रकूटा एम्पायर एक्सपेंड होकर एक पैन इंडियन किंगडम बना। इन्होंने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी को हराकर कन्नौज को जीत लिया। कन्नौज इन सारी वॉर्स का एक सेंट्रल पॉइंट इसलिए था क्योंकि ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में सिचुएटेड है। ये प्लेन्स बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं। 9th सेंचुरी में अमोघ वर्षा फर्स्ट ने अपनी कैपिटल मान्याखेत को बनाया। इन्होंने कविराज मार्ग नाम की एक पोइम कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी थी। 200 ईयर्स से ज़्यादा टाइम तक रूल करने के बाद चालुक्याज ने राष्ट्रकूटाज को हराकर इस माइटी डायनेस्टी को ख़त्म किया। स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट वन मोर माइटी डायनेस्टी नेम्ड चोला डायनेस्टी। 9th सेंचुरी में राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के साथ ही सदर्न इंडिया के लार्जर पार्ट्स पर चोला डायनेस्टी का रूल था। अप्रॉक्सीमेटली 400 ईयर्स तक चोलाज ने सदर्न इंडिया के ऊपर रूल किया। इस 400 ईयर्स के पीरियड को
क्लासिकल एज ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है। इसका क्रेडिट राजराजा चोला और राजेंद्र चोला जैसे किंग्स को दिया जाता है। राजराजा चोला ने 985 सी से 1014 सी तक रूल किया। इन्होंने चालुक्याज, पांड्या, चेरा जैसी डायनेस्टीज़ के माइटी किंग्स को हराकर डेक्कन रीजन और सीलोन के बड़े हिस्से को अपने राज्य में मिला लिया। अपने राज्य की सिक्योरिटी के लिए इन्होंने नेवी भी फॉर्म की थी। इसके बाद इनके सन राजेंद्र चोला नेक्स्ट किंग बने। इनके रूल में चोला किंगडम अपनी पीक पर था। मींस चोलाज वॉज वेरी पावरफुल अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ राजेंद्र चोला। इन्होंने बेंगी, सुमात्रा, मलाया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को अपने राज्य में मिला लिया। पाला डायनेस्टी के किंग महिपाल को हराकर राजेंद्र चोला ने नॉर्थर्न इंडिया के बिहार, बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों को भी अपने किंगडम में मिला लिया। अपनी इस विक्ट्री को शो करने के लिए या फिर इस विक्ट्री को मार्क करने के लिए ये अपने साथ गंगा नदी का पानी अपनी कैपिटल गंगाईकोंडा चोलापुरम लेकर गए। इन्हें गंगाईकोंडन मींस कॉन्करर ऑफ गंगा के नाम से भी जाना जाता है। 13th सेंचुरी में पांड्याज ने चोलाज को हराकर इस माइटी डायनेस्टी को ख़त्म किया। चोलाज के हारने का मेन रीजन दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा बार बार किए जाने वाले अटैक थे, जिसकी वजह से चोलाज इकोनॉमिकली काफ़ी वीक हो गए थे और इन अटैक्स की वजह से चोला आर्मी भी वीक हो गई थी। So students, that's it for the chapter. I hope you understand the lesson well and note down all the dates you heard so that there will be no confusion. I will explain the next chapter in the next audio. Till then, take care. Thank you.